गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा न्यू टॉपिक कंडीशन ऑफ परचेज एंड सेल्स इन फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार में क्रय विक्रय की शर्तें। ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड एज इन होम ट्रेड, द ट्रेडर्स म्यूचुअली डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेल्स एंड परचेज of goods. The traders in foreign trade also determine several terms and conditions relating export and import of goods. जब फॉरेन ट्रेड होता है तो जो उसमें इम्पोर्टेड कंट्री होती है, उसके जो उत्पादक होते हैं या जो उसका निर्माता होता है या एजेंट होता है, वो माल के बारे में क्या करता है, सारी जानकारी ले लेता है। ठीक है। एक्सपोर्ट के बारे में भी और इंपोर्ट के बारे में भी। देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड एज फॉलोज। तो उसकी कुछ टर्म्स हैं जो निम्न हैं। सबसे पहले क्वालिटी। इन द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स, द गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, हैंस इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम in their arrival at the port of importing country. In order to avoid future disputes as regarded quality of goods, it is necessary to determine all the terms and conditions pertaining to the quality of goods. तो इसमें क्या होता है, जो इंडेंट होता है उसमें सिर्फ क्या वस्तु का नाम लिखना ही इनफ नहीं होता, बल्कि उसका साइज, कलर, मार्क या ट्रेडमार्क, उन सब का भी विवरण इसमें देना चाहिए। ठीक है। जिससे क्या हो, बाद में दोनों में पारस्परिक मतभेद पैदा ना हो। नेक्स्ट है क्वांटिटी। आफ्टर द डिटरमाइन ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स शुड हैव ऑल्सो बीन डिटरमाइंड। क्वांटिटी ऑफ गुड्स may be determined on unit basis or weight basis. It would be judicious if the quantity of goods is determined on the basis of measurement prevailing in importing country. ठीक है। तो इसमें भी माल की जो क्वालिटी है उसके साथ साथ क्वांटिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ की जो मेज़रमेंट है वो अलग अलग होता है, और वो मेज़रमेंट उस देश की यूनिट्स में ही होना चाहिए जिस कंट्री को इंडेंट भेजा जा रहा है। माना इंग्लैंड के व्यापारी को यह मात्रा टन, हंटरवेट, क्वार्टर और पौंड में बतानी चाहिए। भारत के जो ट्रेडर हैं उसको यह मात्रा क्विंटल, किलोग्राम में बतानी चाहिए। इस बात का इंडेंट लिखते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। माल की मात्रा मेज़रमेंट की मीट्रिक प्रणाली में एक्सप्रेस की जाती है, क्योंकि जो वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज़ होती हैं उसमें यही सिस्टम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकल प्राइस। इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। नो अदर एक्सपेंसेस आर इंक्लूड इन इट। इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड की जाती है और प्रॉफिट का मार्जिन इंक्लूड किया जाता है। अदर कोई भी अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं किया जाता। फ्री अलॉन्ग साइड शिप प्राइस, मतलब FAS। इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडेड टिल देन गुड्स रीच अलॉन्ग द साइड ऑफ द शिप। एग्जाम्पल पैकिंग, फ्रेट एक्सेट्रा। इसमें अलॉन्ग साइड मतलब शिप तक पहुंचाने के सारे एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं, पैकिंग और फ्रेट आदि भी।
नेक्स्ट पॉइंट है फ्री ऑन बोर्ड प्राइस. इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूड टिल द गुड्स लोडेड ऑन द बोर्ड ऑफ शिप. इट एक्सक्लूड्स शिप फ्रेट, पोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट प्राइस. तो इसमें वो एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं जो क्या टिल द गुड्स रीच अलोंग द साइड. सिर्फ शिप के साइड तक पहुंचने वाले एक्सपेंसेस ही इंक्लूड किए जाते हैं. लोडेड करने वाले, सिर्फ शिप पर जो लोडेड किए जाते हैं वही एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं. और फ्रेट इंश्योरेंस ये एक्सक्लूड किए जाते हैं. पोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट CIF, पोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट प्राइस. इट इंक्लूड insurance charges along the production cost, profit and the expenses include in carrying goods to the port और loading charges and freight. तो इसमें ये सारे चार्जेस इंक्लूड किए जाते हैं. C&F प्राइस or cost and freight price. It include all the expenses include in the dispatch of the goods till the payment of freight. X ship price. It includes all those expenses which are incurred to carry the goods then seaports of importing country, but the expenses on delivery of goods from the ship borne by the importer. In bond price, it include all the expenses till the goods are deposited in the bonded warehouse at the port of destination. The buyer can take delivery of the goods from the bond warehouse on the payment of custom duties. Duty paid price, जो expenses दिया जाता है, शुल्क दिया जाता है वह. It included all the expenses till the payment of custom duties. FOW or free on wagon price. It include production cost, profit and the expenses include till the goods are carried to the railway wagons in the importing country. FOR या or free on railway price. This price included all the expenses from factory to railway including boarding but does not include railway freight. सिर्फ रेलवे फ्रेट इंक्लूड नहीं किया जाता, बाकी सारा एक्सपेंसेस इंक्लूड किया जाता है. फैंको और फ्री प्राइस. इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द बायर्स गोडाउन. ऑल एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन इट. इट मीन्स फ्री डिलीवरी टू इम्पोर्टर्स. ठीक है. अब देखिए फॉरेन ऑर्डर एंड इंटेंट्स. फॉरेन ऑर्डर. व्हेन द इम्पोर्टर sends his order for the purchases of goods directly to manufacturers, such order is called foreign goods orders. It may be written on oral. It may also given on telephone. तो जब इम्पोर्टर को माल मंगवाने के लिए आदेश सीधा किसे दिया जाता है, या तो मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है, ठीक है, या जो हमारा निर्माता है उसे दिया जाता है, तो क्या कहते हैं, उसे फॉरेन ऑर्डर कहते हैं. यह या तो रिटर्न होता है या ओरल भी होता है. मतलब ऑर्डर मौखिक भी हो सकता है, और अगर हमारा जो उससे रिलेशन है वो पुराना है तो इस ऑर्डर को हम टेलीफोन पर भी दे सकते हैं. नेक्स्ट है इंडेंट. व्हेन द इम्पोर्टर सेंड his order to the export agent, such an order is called indent. It may be of two types. इंडेंट क्या होता है? जब इम्पोर्टर माल मंगवाने के लिए जो ऑर्डर है वो सीधा निर्माता को या मैन्युफैक्चरर को नहीं भेजता बल्कि एजेंट को भेजता है, तो वह ऑर्डर क्या कहलाता है? इंडेंट कहलाता है. यह रिटर्न होता है, मतलब लिखित होता है, और इसमें माल भेजने संबंधित ही सारी बातें लिखी होती हैं. ये टू टाइप्स का होता है, ओपन इंडेंट और क्लोज इंडेंट.
Open indent, when indent provides the export agent with some rights regarding packing, goods, insurance, etc. as per local customs of that country. Such indent is called open indent. जब इंपोर्टर द्वारा एक्सपोर्ट एजेंट को माल भेजने और एकत्रित करने के बारे में कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ओपन इंडेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि इंपोर्टर द्वारा इंश्योरेंस और पैकिंग के संबंध में कोई आवश्यक निर्देश नहीं दिए गए हैं तो निर्यात अभिकर्ता को स्थानीय परंपरा व चलन के अनुसार माल का पैकिंग, इंश्योरेंस कराने व उचित रूप से माल भेजने का अधिकार मिल जाता है. नेक्स्ट होता है क्लोज इंडेंट. क्लोज इंडेंट में क्या होता है? व्हेन द इंपोर्टर मेंशंस ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग purchase and import of goods in the indent and the export agent has no right to work on his own will, such indent is called close indent. Generally following terms and conditions are mentioned in the close indent. तो क्लोज इंडेंट में यही होता है, जब इंपोर्टर होता है उसके द्वारा माल मंगवाने के संबंध में सारी बातों का इंडेंट में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट एजेंट को अपनी समझ से कोई कार्य करने का आदेश नहीं दिया जाता, तो ऐसे इंडेंट को क्लोज इंडेंट कहते हैं. एक्सपोर्ट एजेंट को क्लोज इंडेंट में जितने भी निर्देश दिए हुए हैं उनका पालन करना होता है. क्लोज इंडेंट में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए. किस किस बातों का? क्वालिटी ऑफ गुड्स, वही जो मैंने अभी बताया, माल का गुण. नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स, माल की मात्रा. नेक्स्ट मेकअप, पैकिंग एंड मार्किंग, दिखावट, संवेचन और चिन्हित करना. रेट्स ऑफ गुड्स मतलब माल का मूल्य. कंडीशन रिगार्डिंग शिप एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, शिप का नाम और टाइम. कंडीशन रिगार्डिंग मैरीन इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस होता है समुद्रिक बीमा. उसकी शर्तें. मोड ऑफ पेमेंट, कैसे पेमेंट दिया जाएगा. आर्बिट्रेशन क्लॉज, आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है पंचवाक्य. इसमें इंडेंट में यह लिख देना चाहिए कि जितने भी आपसी मतभेद हैं उनको निपटाने के लिए कोर्ट की शरण लेनी चाहिए. लेकिन यह जो पद्धति होती है 2 कारणों से अच्छी नहीं समझी जाती. एक तो ज़्यादा महंगी होती है और दूसरा व्यापारियों की साख को बट्टा लगता है, मतलब डिस्काउंट लगता है. इस विधि का सहारा लेने के स्थान पर इंडेंट में यह लिख दिया जाता है कि किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर उसका निपटारा पंचायत द्वारा किया जाएगा, तो उसे